नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा की बात और कांग्रेस किस-किस तरह की प्रतिज्ञाएं करके उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है, इसकी बात। हम बात करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि चुनाव से पहले तमाम वो है राजनीतिक क्या दल लीड सब कुछ लुटा देने की बात करते हैं, पूरा खजाना खोल देने की बात करते हैं और अ, एक तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अपने तरकश से एक तरह से मुफ्त में हर चीज़ लुटाने की बात करते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या इस तरह की प्रतिज्ञा यात्रा से कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर कोई राजनीतिक लाभ कांग्रेस हासिल कर पाएगी या ये सिर्फ मीडिया में कुछ समय की चर्चाओं तक ये यात्राएं और इन यात्राओं का प्रभाव सीमित रहेगा। हम बात करेंगे कि ये जो कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा है, ये दूसरे राजनीतिक दलों को किस तरह से प्रभावित करेगी और क्या ये प्रतिज्ञा यात्रा समाजवादी पार्टी के लैपटॉप बांटने और आपके उत्तर प्रदेश में बिजली मुफ्त कर देने जैसी बातों से प्रभावित प्रतिज्ञाएं हैं। क्योंकि कांग्रेस ने आज जो प्रतिज्ञाएं की हैं, वो कहीं न कहीं मतदाताओं को लुभाने के लिए एक तरह से आकर्षक पैकेज जैसी प्रतिज्ञाएं हैं। आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार हुसैन अफसर और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सदफ जाफर। सदफ जाफर जो एक एक्टिविस्ट भी हैं और महिला अधिकारों के लिए और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए तमाम लड़ाइयाँ लड़ती रहती हैं। और साथ ही साथ एक अर्थशास्त्री के तौर पर इस तरह की जो घोषणाएँ हैं, ये घोषणाएँ कितनी जायज़ हैं और इन घोषणाओं को पूरा करना कितना कठिन या कितना आसान है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एम के अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत। बातचीत की शुरुआत मैं सदफ आपसे ही करना चाहता हूँ। जिस जी। तरह से ये प्रतिज्ञा यात्रा के ज़रिए प्रियंका गांधी ने तमाम बड़ी-बड़ी घोषणाएँ की हैं। एक घोषणा है कि जो किसानों का सारा कर्ज है वो माफ़ कर दिया जाएगा। दूसरी घोषणा है कि कोरोना काल के जो पीड़ित हैं उनको 25-25 हज़ार रुपए की उनको मदद दी जाएगी। तीसरी घोषणा है 20 लाख सरकारी नौकरियाँ दी जाएँगी। चौथी घोषणा है उत्तर प्रदेश में गेहूँ और धान को 25-25 सौ रुपए प्रति क्विंटल और गन्ने के लिए 400 रुपए क्विंटल की राशि दी जाएगी सरकारी खरीद मूल्य। उसके बाद एक और घोषणा है जिसमें महिलाओं के लिए इंटर पास करने पर टैबलेट और ग्रेजुएशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने की बात है। इस तरह की ये जो घोषणाएँ हैं, आपको क्या लगता है इन घोषणाओं से एक पार्टी के तौर पर, एक राजनीतिक दल के तौर पर कांग्रेस को कितना लाभ हो सकता है? देखिए, इस वक़्त कांग्रेस के लाभ से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता का हाल देखा जाए, कि जो पिछले कई सालों से लगातार जिस तरह से उनको जिस आर्थिक परेशानियों से गुज़रना पड़ा है, स्पेशली कोरोना काल के दौरान जिस तरह से जो लोग डेली वेजर्स थे, वो तब कंप्लीटली तबाह हो चुके हैं। बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे, वो स्मार्टफ़ोन की कमी होने की वजह से वो पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। लड़कियाँ जो लगातार जिनको जिस तरीके से बलात्कार करके कभी गाड़ी से कुचल देने की उनके साथ साजिश की जाती है, कभी उनको कूड़े की तरह जलाने की कोशिश करी जाती है, जला दिया जाता है, घरवालों को नज़रअंदाज करके उनको बिल्कुल नज़रबंद कर दिया जाता है। आज भी जो हाथरस की हमारी लड़की है, वो उसके पेरेंट्स सीआरपीएफ की सुरक्षा के साये में जी रहे हैं, मजबूर हैं। तो ये ऐसे हालात में इस वक़्त तो हमें ये देखना है कि उत्तर प्रदेश की जनता कहाँ है और इन जो योजनाएँ जो बताई गई हैं, ये जो तमाम घोषणाएँ की गई हैं, इनसे उनको कितना लाभ होगा इस वक़्त हमें ये देखना है। कि कांग्रेस पार्टी ने और जो कहा है, वो अन्य राज्यों में करके दिखाया है। हमने छत्तीसगढ़ में जो है वो माफ़ किए हैं किसानों के ऋण। जिस तरह से हम लगातार हमने काम किया है पंजाब में, चन्नी जी ने अपने अभी जैसे ही कार्यभार संभाला उन्होंने जो है वो उसको माफ़ किया बिजली के बिल को। तो ये हवाई दावे नहीं हैं।
और जो पैसे की बात है कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा भी इन्हीं सरकारों से आता है। जिस तरीके से बड़े बड़े समिट और एक्सपो हमने देखे जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकारों ने किया, और जिससे एक अधेला बराबर जो है वो पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं आया, बल्कि खर्चा कई हजार करोड़ का किया इन्होंने। उसी पैसे से जो है वो प्रदेश की जनता का पैसा प्रदेश की जनता के पास वापस लौटेगा इन तमाम योजनाओं के तहत। बिल्कुल, आपका पक्ष ये है कि राजनीतिक लाभ हो या न हो, समाज की स्थिति बदलने के लिए इस तरह की घोषणाएँ हैं। लेकिन शरद जी, क्या राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को इस तरह की जो एक प्रतिज्ञा यात्रा के ज़रिए जो 7 प्रतिज्ञाएँ करी गई हैं, इनसे आपको लगता है कि कोई राजनीतिक लाभ होगा? या जैसे कहा जा रहा है कि समाज की हालत बदलने की बात है और कांग्रेस यही चाहती है? गोविंद, मेरा मानना तो ये है कि हर राजनीतिक दल का काम है राजनीति करना। भजन कीर्तन करने के लिए नहीं आते हैं कोई भी। और कोई भजन कीर्तन की जरूरत इलेक्शन टाइम में आप सोचें कि कोई अगर घोषणा कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि राजनीतिक उद्देश्य नहीं होगा, तो ये तो हमारी नादानी है अगर हम ऐसा सोचें। तो ये जो कर रहे हैं, ये जो है हर राजनीतिक पार्टी ये करती है, और कहने के लिए कुछ और होता है कि साहब उद्देश्य ये नहीं है, इस वजह से है, हम इसकी फिक्र है उसकी। अब ये जो करते हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो तो किस कदर पैसा लुटा चुकी, क्यों उनके पास तो पावर भी है, तो पैसा भी है, तो वो तो जब कहते हैं और इसी उद्देश्य से करते हैं, और इलेक्शन के टाइम पे तो आकर के तो और ज्यादा जोरों से करने लगते हैं। तो जब सत्ता में बैठी पार्टी कर सकती है तो विपक्ष वाली पार्टी क्यों नहीं करेगी? विपक्ष को तो और भी आसान है कि भाई वादा कर दो, पावर में जब आने की नौबत आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन और इसी तरह से होती है राजनीतिक लड़ाई, हमेशा सदियों से इसी तरीके से होती आई है। तो ये जो है, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ये अभी तक जो मूव्स करे हैं वो बहुत अच्छे हैं, उससे तिलमिलाई हुई है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर कोई पार्टी कुछ करे तो जो विपक्ष पार्टी अगर करे और जो पावर में बैठा हुआ है वो तिलमिलाने लगे, उसको सारी फिक्र इसकी हो जाए कि अरे इसने तो ये बोल दिया, अब हमें ये करना, तो उससे मतलब ये होता है कि पार्टी का कुछ असर हो रहा है, जो वो बोल रही है उसका असर हो रहा है। और ये सबसे बड़ा मेरा ख्याल अचीवमेंट कहा जाएगा। अगर इतना ही होने लगे तो पार्टी को तो बहुत फायदा अल्टीमेटली मिलता है कि ये तो समय बताएगा। लेकिन आज की डेट में अगर सत्तारूढ़ पार्टी कुछ भी खलबली मचती है उसमें, तो अभी तक जितने मूव्स रहे हैं प्रियंका गांधी से, के उससे हर मूव से बीजेपी में काफी खलबली रही है। इसीलिए तो न्यूज तभी बनती है, आप तो जानते ही, आपको बताने की जरूरत नहीं कि जब आदमी, तो ये जो हो रहा है मेरा ख्याल एक के बाद, जब तक प्रियंका गांधी कुछ नहीं करती थी तो हम लोग कहते थे वो तो आती है चली जाती है, हम खुद कहते थे कि पॉलिटिकल टूरिस्ट है। अब वो आके कर रही है तो अब लग रहा है कि हाँ ये क्यों कर रही है। तो ये तो एक्सपेक्ट करिए इस तरीके के और भी, और जितना आप सरप्राइज देते जाएंगे दूसरे अपने विपक्ष उनको विरोधियों को, उतनी आपकी सक्सेस है। बिल्कुल, जितना आप सरप्राइज देंगे उतनी आपकी सफलता है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम पिछले कम से कम 2 चुनावों की बात करें तो हमने देखा कि ऐसी ही घोषणाएं लगातार होती रही हैं। जब समाजवादी पार्टी आई थी उसने तो किसानों को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, गन्ना मूल्य बढ़ाने की बात कही थी, किसानों के लिए कृषि मूल्य आयोग बनाने की बात कही थी, और कहा था कि जो लागत है, लागत के दुगना प्लस जो उसमें बाजार का जो किसान की मेहनत और उस सब का है, उसके आधार पर मूल्य तय समाजवादी पार्टी कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर पाई। योगी सरकार जब आई थी, योगी सरकार ने भी किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही थी, बड़े पैमाने पर कर्ज माफ भी हुआ, लेकिन उसके बाद गन्ना किसानों के मामले में भी बहुत कंजूसी सरकार ने दिखाई है, और वैसी चीजें होती नहीं दिखाई दी जिस तरह की चीजों की बात कही गई। हुसैन अफसर साहब, उन्होंने तो ये भी कहा था कि डबल कर देंगे किसानों का इनकम। आप किस रूप में इसको देखते हैं हुसैन अफसर साहब? ये इस तरह की जो घोषणाएं हैं, ये कितनी जमीनी होती हैं और कितनी सिर्फ लोगों को एक तरह से मछली का चारा फेंकने जैसी होती है? ज्यादातर जो घोषणाएं होती हैं वो ना जमीनी होती हैं बल्कि हवाई होती हैं।
हवा में तैरती रहती हैं वो, और कोई अकाउंटेबिलिटी उसकी करने वाला नहीं होता। जो घोषणा पत्र होता है वो इतना लंबा चौड़ा, इतना तकनीकी होता है, ना उसको जनता जनार्दन समझ सकती है पहले, आम लोग, और ना बाद में समझ सकती है। जब समझ नहीं सकती तो उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं, जो भी सरकार होती है कि उसको इम्प्लीमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये बहुत मुश्किल होता है करना, जांचना इसका। अब सवाल ये है कि पार्टियों का ये बहुत से होते हैं अर्ध सत्य होते हैं, उसमें घोषणा पत्र भी अर्ध सत्य है कि कुछ बातें उसमें से कर दी उन्होंने और ज्यादातर बातें नहीं की। जब 4.5 साल हो चुके होते हैं तो 4.5 साल बाद में ये होश आता है कि अब कुछ करना चाहिए, तो उनको करने लगते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके, या कुछ इस तरह से कि अब तो टाइम बहुत कम है, अब तो नोटिफिकेशन होने वाला है और ये होगा वो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये इतने दिनों से तजुर्बा जो है पत्रकारिता में, वो सब हवाई बातें होती हैं जी, कोई हकीकत जमीन पर कुछ नहीं उतरता। और उसी में लोग एक उत्सव, एक मेला टाइप का होता है, उसी में वो गिरौंदे में और फटकी में फंस जाते हैं, और वो किसी सूरत से अपना वोट देके फिर भूल जाते हैं कि 5 साल तक तो कोई नहीं आएगा। ये पूरा एक सिस्टम है पॉलिटिक्स का। बहरहाल कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वो भी जाहिर है कि इसी समाज की एक यूनिट है, इसी समाज से उनका भी ताल्लुक है, वो भी अपने कितने वादों पर पूरे उतरेगी, कांग्रेस या कोई भी पार्टी कोई अपने वादों पर पूरी उतरेगी। असमें इसमें जरूरी ये होता है कि जो जनता जनार्दन है, जिन्हें वोट दिया है या जिनको समाज से कोई कंसर्न होता है, उनको चाहिए कि वो करें, सवाल करें। लेकिन सूरत ये है कि बात पर वहाँ जबान कटती है, वो कहें और सुना करे कोई। अगर आप सवाल करेंगे तो आप जेल जाएंगे, तो आप सवाल नहीं कर सकते। वो तो कहिए पिछले 5 साल से सोशल मीडिया का शुक्र रहेगा कि इतना जो जमीनी चीजें हैं, जो रेप हो रहे हैं, जो लूट हो रही है, जो बेईमानियां हो रही हैं, वो सोशल मीडिया से आ रही है। लेकिन उसमें कोई रोल जो है वो जो सत्ता पार्टी होती है उसका कोई नहीं होता। उसका काम यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा बातों को, जो झूठ बोल रहे हैं उसको छुपाओ, और अपने जो कर रहे हैं हमारी समझ में आ रहा है वो करते रहें। हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसमें सीरियसनेस दिखाती कोई भी पार्टी। बिल्कुल। एक हिंदी फिल्म का एक गाना है, वो वादे हैं वादों का क्या, बिल्कुल इसी सही। तरह की बात है कि वादे आप किसी भी तरह से कर लीजिए, इन वादों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये माना जाए कि कांग्रेस बहुत गंभीर है, कांग्रेस जैसे ये भी कह रही कि छत्तीसगढ़ में वो 2500 रुपए क्विंटल धान उन्होंने खरीदा है, वो खरीद सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के लिए जो घोषणाएं हैं, कांग्रेस कहती है कि नहीं, हम उनको करके दिखाएंगे। प्रोफेसर अग्रवाल, एक अर्थशास्त्री के तौर पर आपका क्या आकलन है, इस तरह की घोषणाएं इनको निभाना कितना आसान है, और अगर इतना ही आसान है तो फिर जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो क्यों इस तरह की घोषणाएं नहीं करती? आपका क्या आकलन है इस बारे में? मुझे लग रहा है गोविंद जी कि आज जिस प्रकार से कांग्रेस नेत्री ने अपनी कुछ बातें सामने रखी है, तो आज इस पैनल में सीरियस होकर लोग उसकी चर्चा करते, लेकिन मैं देख रहा हूं कि लोग उसको बहुत लाइटली और पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तक सीमित कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में या उनके विजन में अभी वो निखार नहीं आ पाया है। उसकी मैं वजह बताऊं कि ये एक मॉडल के रूप में अगर मैं इसको मानूं, हालांकि ये मॉडल नहीं है, एक इम्पल्सिव टाइप का स्टेटमेंट है। कभी स्कूटी का आया, एक जिसको कहते हैं ना कॉम्पैक्ट प्लान, अभी भी मिसिंग है। नंबर 1। नंबर 2, अगर मान लीजिए इसको हम एक मॉडल लेते हैं, जैसे कि कुछ साइट किया गया, मुझे नहीं लगता कि अन्य राज्यों में जहां पर इस पार्टी की सरकार है वहां की स्थिति कोई अच्छी है। और बेहतर होता कि उत्तर प्रदेश को अगर मान लीजिए एक डेवलपमेंट का मॉडल के रूप में लाना था, तो जहां पर ये थे, मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं एक सीरियस डेवलपमेंटल डिबेट हो, विकास की एक अच्छी जो है यहाँ पर चर्चा हो, बजाय इसके कि एक पॉलिटिकल है और किसी को नीचा दिखाना। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि इनकी 3 राज्यों में, 10 राज्यों में, जहां पर भी सरकार है, मुझे नहीं पता कितने राज्यों में, किसी एक राज्य को ये मॉडल स्टेट के रूप में लेते, तो न केवल उत्तर प्रदेश में, तो कहता हूँ भारत के सभी राज्यों को एक चुनौती मिलती। और आज का जो सोशल मीडिया का, जैसे अभी जब साहब कह रहे थे, सोशल मीडिया का युग है। एक राज्य में करेंगे, तुरंत उसका रिएक्शन दूसरी तरफ आता है। अब जैसे इसमें गैप मैं बताऊं क्या है, चलिए उसको छोड़ देते हैं। आपने कहा कि गेहूं का हम ये मूल्य देंगे, चलिए मान लेते हैं आप देंगे। अब कितने प्रतिशत किसानों को इसमें
आप एश्योर कर रहे हैं। अभी आपने चावल की बात नहीं करी है, अभी इसी प्रकार से तमामों जो और एमएसपी के आइटम्स है उसकी चर्चा नहीं हुई है। और जितना एमएसपी पर परचेज होता है लेस देन 10% होता है। व्हाट अबाउट 90% फार्मर्स जिनकी असली प्रॉब्लम है, जो हमारे यहाँ सीमांत कृषक हैं, जो उससे 2 टाइम का भोजन भी नहीं ले पा रहे हैं। फिर हम आत्मनिर्भरता की ओर क्या उनको ले जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल रैंसम की तरफ ले जा रहे हैं कि हम इतना रुपया आपको दे दें, उसके बाद क्या होगा? यही तो हम करते आए हैं। क्या हम उनको अपने पैरों पर खड़ा होने देंगे? आप याद करिए, यही करते करते हमारी कृषि कहां से कहां। किसान 4 गुना नहीं, मैं बताऊं आपको, 1950 से आज तक भारत में खाद्यान्न का उत्पादन 6 गुना हो गया और किसान की हालत 1/6 रह गई। तो सवाल ये नहीं है कि उत्पादन बढ़ रहा है, सवाल ये है कि क्या हमारी किसानी खराब हुई? हमने एमएसएमई पर चर्चा नहीं किया, जो हमारा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है आउटसाइड एग्रीकल्चर, और दोनों के बीच एक पूरक होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक मॉडल के रूप में आना चाहिए। मैं एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते ये बात कर रहा हूं, बाकी ठीक है, पॉलिटिक्स का एक अपना नजरिया होता है, हर पार्टी का है, वो हमारा डोमेन नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई बात आई? क्या ये आया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना फास्ट गति से अब डेवलप हुआ, उसको हम एसेट जनरेशन में, इनकम जनरेशन में, पॉवर्टी रिडक्शन में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? अल्टीमेटली वो तो स्टेट की संपत्ति है। जो आज सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था सुधरी, उसको हम कैपिटलाइज कैसे करेंगे? अगर ये बताएं कि हम उसको कैपिटलाइज करेंगे, जो योगी सरकार नहीं कर पाए इतना फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद भी, ये मॉडल आना चाहिए। और ये बताना चाहिए कि जो सीमांत कृषक है, जो छोटे व्यापारी हैं, उनकी आमदनी कैसे बढ़ेगी? बड़े उद्योग उत्तर प्रदेश में कैसे आएंगे? हमने जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का तेजी से विकास किया है, वो हमारा एनर्जी आत्मनिर्भर बनाने में कैसे हमें सहयोग करेगा? हम कृषि में नई टेक्नोलॉजी ला करके हम जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के निगेटिव इफेक्ट हैं उससे कैसे बचाएंगे अपने को? हेल्थ में कैसे लेकर के आएंगे? तमाम चुनौतियां। इसीलिए मैं कहता हूँ एक कम्पैक्ट मॉडल की आवश्यकता है, और एक टिटबिट से अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो सकता। और मैं यही कहूंगा, इस पॉलिटिकल पार्टी में खलबली मच रही नहीं बच रही वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हमें प्रदेश का विकास चाहिए। मैं आज एक लाइन कह के अपनी बात रोकता हूँ। 1950-51 से 54-55 तक आप डेटा उठाकर देखिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा थी। क्या वजह है कि आज भारत की प्रति व्यक्ति आय से उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय आधे से कम रह गया? तो इसको कहीं ना कहीं सबको सम्मिलित रूप से सोचना होगा। हमें प्रदेश का विकास चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज का विकास नहीं चाहिए। उसके लिए मॉडल चाहिए और अच्छी बहस होनी चाहिए। मुझे कम से कम अच्छा लगा आपने एक पॉजिटिव डिबेट शुरू की कि विकास का मॉडल क्या हो, बजाय इसके कि पॉलिटिकल पार्टी का मॉडल क्या हो। मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो आपने बात कही वो बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और सदफ जिस तरह से प्रोफेसर अग्रवाल ने एक बात कही कि एक मॉडल होना चाहिए, और हम देखें तो बीजेपी का मतलब ये उन्होंने कांग्रेस के लिए बात करी, लेकिन अगर हम बीजेपी की भी बात देखें, देश के इतने राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, कई बार वो सरकारें दोहराई गई हैं, लेकिन जब हम उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण नहीं दिखता। एक गुजरात मॉडल कहा जाता है, लेकिन वो क्या है? वो भी अपने आप में एक तरह का हवाई किला है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि वो एक बेहतर मॉडल लेकर लोगों के सामने आए, और एक कॉम्पैक्ट जो पूरी तस्वीर है, सिर्फ लुभावने वादे नहीं, बल्कि एक पूरी योजनाबद्ध नीति के साथ वोटर के सामने आए? आपको लगता है इसकी जरूरत है? देखिए गोविंद जी, ऐसा है ना कि जो ये 7 प्रतिज्ञाएं हैं जो प्रियंका जी ने अभी आज घोषणा की है, ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये सिर्फ 7 हाइलाइट्स हैं मैनिफेस्टो की। मैनिफेस्टो जो कमिटी के लोग हैं, सलमान खुर्शीद जी, सुप्रिया श्रीनेत जी, वो लगातार जन जन तक जाकर हर समाज तबके के लोगों से जाके मिल रहे हैं, असंगठित उद्योग के लोगों से, वाल्मीकि समाज से, व्यापार मंडलों से और किसान भाई बहनों से, हर तरह के लोगों से मिल रहे हैं, युवाओं से, महिलाओं से, बच्चियों से। तो ये कोई
ऑन द स्पॉट कोई वो नहीं है कि हमने कुछ देखा और कह दिया। ये सारी तमाम प्रॉब्लम से वो अवगत है। जो 2019 का हमारा मैनिफेस्टो था, जो न्याय योजना थी, जो अभी भी जिस बात को लेके हम बार बार कहते हैं कि भाई लोगों की जेबों में पैसे डालिए ताकि जो एमएसएमईज डेवलप हो सके, ताकि वो आसपास का कारोबार डेवलप हो सके, इंडस्ट्रीज को एक ग्रीस मिलेगा जो जाम पहिया है। तो ये अर्थशास्त्रियों को दिमाग में रखते हुए कहाँ से पैसा आएगा, एक वेलफेयर स्टेट की जो प्रस्तावना में जिस तरह से कांग्रेस में एम्बेडेड है कि एक वेलफेयर स्टेट क्या होना चाहिए, ये वो है, ये लुभावने वादे नहीं। और जो बात की जा रही है कि मॉडल, तो छत्तीसगढ़ के मॉडल में आज उत्तर प्रदेश में गाय के नाम पे कितने लोग मार दिए गए। अल्टीमेटली गौशाला जो सो कॉल्ड बनी, उसमें गाय भूखों मर रही है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में गाय का गोबर खरीदा जा रहा है, उससे तमाम चीजें बन रही हैं, कंपोस्ट बन रहा है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और वहां से वो तस्वीरें नहीं आ रही है कि गाय मर रही है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक तरफ आप उसके ऊपर राजनीति करके लोगों को गर्त में डाल देते हैं, लेदर की इंडस्ट्री खत्म हो गई, तमाम इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया गया। एक और गुजरात मॉडल है जो नफरत की फैक्ट्री है, एक तरफ छत्तीसगढ़ का मॉडल है, पंजाब का एक वेलफेयर स्टेट का मॉडल है जहाँ पे बच्चियों की एजुकेशन को फ्री किया गया और तमाम लगातार किसानों के लिए बेनिफिशियल है, और हर तरह की तमाम चीजों पे हम काम कर रहे हैं। क्या ये इम्पोर्टेंट मॉडल नहीं है गोविंद जी? क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो फार्म लॉज को लेकर आए उसको बाकायदा सारी जहां जहां पे हमारी कांग्रेस की सरकारें थी, हमने उसको सिरे से नकार दिया और कहा कि हम अपने यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। तो ये एक वेलफेयर स्टेट है जिसे हम लेके चले हैं। आपने वेलफेयर स्टेट की बात करी। कांग्रेस ने लगभग 60 साल देश में राज किया और एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर वो देश को कहाँ ले गई ये भी हमने देखा है। आपने गुजरात मॉडल को हिंसा का मॉडल कहा, नफरत का मॉडल कहा। इस देश में उत्तर प्रदेश में अगर हम पिछले 30 साल से पहले का इतिहास देखें तो कांग्रेस की सत्ताएं थी और किस तरह से दंगे इस राज्य में होते थे ये भी हमने देखा है। राजनीतिक दलों के अपने पक्ष हैं, अपने दृष्टिकोण है, अपनी बात है। शरद जी, आप क्या समझते हैं कि क्या कांग्रेस ने बहुत देर कर दी है या अभी भी देर आए दुरुस्त आए जैसी बात है? मैं तो मानना है देर आए दुरुस्त आए, किसी भी के लिए भी, कि हाँ देर इसमें सभी के सारा विपक्ष देर से चल रहा है। अखिलेश यादव भी मैदान में बड़ी देर से उतरे हैं, तो सबको ऐसा लगता था जैसे साफ सूंघ गया है। और बीजेपी राइड कर रही थी बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि उसको तो लग रहा था कि हम तो बैठे वैसे ही वैसे वॉक ओवर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से ऑपोजिशन पार्टीज सक्रिय हुई हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है, और कांग्रेस जिसकी उम्मीद नहीं थी, तो उससे डेफिनेटली खलबली मची हुई है बीजेपी में। और जिस तरह के उनके रिएक्शंस हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो चाहे और लीडर्स हों, और जिस तरह उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उससे बड़ा साफ दिखने लगा है कि घबराहट है। और सबसे बड़ी मजे की बात तो यह है कि बीजेपी जो है वो कहने लगी कि साहब शिवपाल यादव जो हैं वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। बताइए, बीजेपी का नेता को ये कहे, उनको काहे फिक्र है भैया शिवपाल यादव की? वैसे ही उन्हें मायावती की फिक्र रहती है, ओवैसी की फिक्र रहती है। तो इन सब बातों से ऐसा लगने लगा है कि इन सबको बीजेपी ने किसी ना किसी तरीके से इस तरीके का कर लिया कि वो वोट काटें। तो ये जब आदमी की स्थिति आती है तो इसका मतलब है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, कि जब वोट काटने वालों को आप अपने साथ अलाइन करने लगे कि वो वोट काट दें, जीत तो नहीं सकते, तो उससे लगता है कि ऑपोजिशन सक्रिय होने से वहां पे वो लोग विचलित हैं, रूलिंग पार्टी। और इलेक्शन तो यही होता है। और एक चीज मैं और बोलूंगा, जो डॉक्टर प्रोफेसर अग्रवाल ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली, एज अ इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन उनको ये चीज मद्देनजर रखनी पड़ेगी। तो एज ए इकोनॉमिस्ट तो बहुत सी चीजें तो टोटल, चाहे वो नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, सब नकार दी जा सकती है। क्योंकि रियल टर्म्स में प्रॉब्लम इस देश में ये है डॉक्टर अग्रवाल, कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स के बेसिस पे अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश वोट नहीं मिलता, और पॉलिटिकल पार्टी को वोट चाहिए, उनका सर्वाइवल ही वोट पे है। तो गलत सही जैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज की कोई परवाह नहीं करता है, और पब्लिक इसके लिए दोषी है, हम और आप दोषी हैं, क्योंकि हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं। हम बिल्कुल ये बात सही है कि जो प्रभावित पक्ष है वो कभी नहीं इस तरह से इस बारे में हस्तक्षेप करता।
जैसे अभी जिस तरह की जो लुभावनी घोषणाएं हैं तमाम राजनीतिक दलों की, अंततः उसकी कीमत देश के जो करदाता है उसको चुकानी पड़ती है, देश के तमाम तरह के जो विकास कार्य हैं उनको चुकानी पड़ती है। हुसैन मैं अफसर एक चीज साहब, कहना चाहता हूं जैसे गोविंद, एक चीज मैं जोड़ना चाह रहा था उस टाइम कि वादों का तो ये भी है कि भाई नरेंद्र मोदी का जादू चलता था, और उनके 2014 से जब से वो आए हैं और उनकी बात पे लोगों को इतना विश्वास था कि भाई जो ये कह देते ये करके दिखाते, चाहे और नेताओं के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, और उन्हीं के नाम पे बीजेपी अपना बिल्कुल शिखर पे पहुंची। लेकिन उनका जो एक वादा जहां तक किसानों को लेके था कि उनकी आमदनी डबल हो जाएगी, वो दिन देखने को नहीं मिला अभी तक किसानों को, बल्कि नहीं, सारा मुझे किसानों लगता है का। कि वो व्यावहारिक तौर पर शायद संभव ही नहीं है। सरकार ने बहुत कोशिशें की हैं और सरकार की कोशिशें, जिनके लिए उसने कोशिशें की हैं उनको लग रहा है कि ये कोशिशें गलत हैं और इसीलिए इतना बड़ा किसान आंदोलन अबे अब भी हो कोशिश रहा तो है। बात उनका कर कहने का है, तो रूलिंग पार्टी बात कहेगी कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक पब्लिक को नहीं, मिले सरकार ने ऐसा। नहीं बढ़ाई है, ऐसा नहीं है। दाम बहुत तरह की चीजों में बढ़े भी हैं, बहुत सारी परिस्थितियां भी ऐसी हुई हैं, वो एक अलग पहलू है। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हुसैन अफसर साहब, उत्तर प्रदेश में जो ये इस तरह से जो घोषणाएं की गई हैं, आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह से चीजें की जाएंगी, इस तरह के वादे होंगे, जैसे एक वादा है कि जो कोरोना काल का बिजली बिल है वो माफ कर दिया जाएगा, यानी कि अगर कोरोना काल में किसी ने बिल नहीं भरा है तो उसको अब इंतजार करना चाहिए चुनाव के नतीजे का, क्योंकि अगर सत्ता में कांग्रेस आ गई तो उसको बिल नहीं भरना पड़ेगा, यानी कि वो बिल चुकाना बंद कर देगा जिसको वो अभी किसी न किसी तरह से चुकाने की कोशिश कर रहा था, या किसानों का कर्ज सारा माफ कर दिया जाएगा। तो किसान अगर कर्ज थोड़ा ऋण वापसी की कोशिश कर रहा था तो शायद वो रोक देगा। इस तरह की जो घोषणाएं हैं, क्या आपको लगता है कि ये चुनावी फायदा तो देती है लेकिन विकास के मामले में इनका जो है वो नकारात्मक असर होता है? आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें बहुत सी चीजें जो वादे किए गए थे कोविड उसमें काल में, तो वो वादे पूरे नहीं किए गए। जो दुकानों और मॉल्स के शटर गिरे रहे और उनके 50-50 हजार, 1-1 लाख और 60-60 हजार रुपए बिल आते रहे, तो वो वादा कहाँ गया? ईएमआई की बात कही गई थी, ईएमआई भी उतनी ही आई जितनी आ रही थी। तो कोई बहुत से वादे जो किए गए थे वो हवाई साबित हुए, वो उसमें सच्चाई कुछ नहीं थी। वो एक उस वक्त एक ऑक्सीजन का वो था कि संजीवनी बूटी सुना दो कि भाई हम बिजली माफ कर देंगे आपकी, ये कर देंगे, माफ कर देंगे, लेकिन जमीन पर वो कुछ नहीं हुआ। प्रोपेगेंडा मशीनरी ने पूरी तरह से काम किया और आम आदमी को राहत बहुत कम जगहों पर मिली भी है, ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पर गाँव में मिली भी चीजें हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर जो वादे किए गए थे वो पूरे किए। बिल्कुल, जो बड़े पैमाने पर वादे थे वो पूरे नहीं किए गए और फिर चुनाव सामने है और फिर वादों की बरसात मतदाता के सामने है। बाजार में हर कोई अपना सामान लुटाने की एक तरह से कोशिश में है और बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़े बड़े लोगों को सपने दिखाए जा रहे हैं आम मतदाता को प्रभावित करने के लिए। प्रोफेसर अग्रवाल, एक बात शरद प्रधान ने कही थी, उन्होंने कहा था कि ये दुर्भाग्य है कि इस देश में जो अर्थशास्त्र के आधार पर जो विकास है उसको, उसके लिए वोट नहीं मिलते, वोट के लिए वादे करने पड़ते हैं, वोट के लिए राजनीति करनी पड़ती है और ये जो कुछ हो रहा है ये इसी का परिणाम है। आप कितना सहमत हैं और और इसके लिए क्या जनता आपको लगता है दोषी कि है, इसके लिए जनता दोषी है। आपको क्या लगता है कि अर्थशास्त्र शरद का जी, मॉडल भी कहीं चुनाव में असर डाल सकता है? शरद जी, हम्म। जनता को दोषी ठहराना कम से कम हम अपना करें, पॉलिटिकल पार्टीज को करने दीजिए। नहीं, हम ठीक है? जनता, पब्लिक, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज कब नहीं, करेंगी जनता को दोषी? हम बताएंगे कि जनता दोषी है। पॉलिटिकल पार्टीज तो बोलती है जनता भगवान है। नहीं, ऐसा नहीं है, जनता दोषी नहीं है, जनता विक्टिम है, माफ कीजिएगा। और इसी वजह से, क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिकल फिलॉसफी को और जिस तरह के पॉलिटिकल, इसको आप कह रहे हैं कि वादा करने दीजिए, उसे रूलिंग पार्टी में खलबली मच रही है, इसका मतलब हम उस तरह के जो मिस एडवेंचर है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं एज ए इंटेलेक्चुअल। वो नहीं करना चाहिए हमको। क्या ये सत्य नहीं है कि अगर हम चाह लें तो जनधन अकाउंट हो, चाहे इन हाउस टॉयलेट हो, चाहे मकान हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, हम डेवलप नहीं कर सकते? क्या एक मॉडल सामने नहीं आया? आप उसका बेहतर मॉडल लाइए। अब बताइए ये गैप रह गया, इसको हम ऐसा पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है, पब्लिक बेवकूफ नहीं है। पब्लिक क्या है कि कभी कभी निराश हो जाती है और निराशा का फायदा पॉलिटिकल पार्टीज उठाती हैं।
हमें वो नहीं करने देना है, ये ध्यान रखिए, वरना हम आप सबसे ज्यादा दोषी होंगे, पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा। क्या हम सही बात ना कहें? क्या हम एक पब्लिक फोरम पर एक जागृति अभियान, एक आप पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, हमारा ये दायित्व नहीं बनता कि हम पब्लिक से कहें कि आप डिमांड करिए और आपकी यह हक बनता है? क्या हम जो है झूठे वादों की तरफ बार बार, जिसकी ओर आप एम्फसाइज कर रहे हैं कि झूठे वादों से एक दूसरे में पॉलिटिक्स होने दीजिए, भजन कीर्तन नहीं हो। देखिए इस फिलॉसफी को, हमें रियलिटी की ओर अपनी कंट्री को ले जाना, और इसी वजह से मैं इस मामले में हुसैन साहब की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने एक कटु सत्य सबके सामने रखा कि इनकी कमी रही, इनकी ये कमी रही। हमें उस भाव से एक डिबेट करनी चाहिए और हमको बताना चाहिए उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल है। क्या ये सत्य नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में आज किसी ने बात नहीं की कि हमें बेसिक की तरफ बढ़ना चाहिए पब्लिक के? हम उनको रुपया देना चाहते हैं, अरे भाई रुपया दीजिए, जेब में रुपया डालिए, लेकिन उनका रुपया बढ़ने का स्रोत तो बताइए। क्या एक बार रुपया देने से हो जाएगा? और यही पॉलिटिक्स, यही बैड इकोनॉमिक्स उत्तर प्रदेश को 40% पर ले आई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सापेक्ष में। तो थोड़ा सा हमको इस पर और गंभीर बहस करनी होगी। और मैं इस मामले में फिर तारीफ करता हूं हुसैन साहब की कि उन्होंने एक लॉजिकल बात और टू द पॉइंट बात करी, इनकी भी कमी बताई, उनकी कमी बताई, ये हमारा दायित्व है और हम इससे हटने वाले नहीं है। शरद जी, माने या ना माने कोई, ठीक है? लेकिन एमके भाई, नहीं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए हमारा काम जो है, हमारा या शरद भाई तो हमारे उस्ताद हैं, और गोविंद जी का, हम लोगों का काम जो है वो अवेयरनेस पैदा करना है, सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करना है। अगर हम जनता को बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं पढ़े, अगर हम उनको जगाएंगे नहीं, तो हमारा मकसद ये नहीं है, हमारी कोई मुहिम नहीं है किसी के खिलाफ, लेकिन हमारा काम ये है कि हम जो बारीकियां हैं, इन्हें धोखे की भी, खूबियों की भी और खामियों की भी, वो जनता को बताएं। तो एमके भाई आप, मैं इसी बात की आपकी तारीफ कर रहा हूँ हुसैन साहब, इसी बात की मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ और आपके मेरा ख्याल अग्रवाल साहब आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं हमारी बात को। हम किसी की तारीफ नहीं करते, हम सिर्फ, हमारा काम है, हम तो वॉचडॉग है, जर्नलिस्ट का काम है खामियां बताना। बिल्कुल। और हमारा काम ये नहीं है कि आप इसको वोट दे दो, आप ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, सुनिए, नो, दैट इज नॉट आवर जॉब कि हम किसी को बताएं बिल्कुल आप ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, सही बात है। और हम किसी से, और हमारा उसूल ये है और हम यही फॉलो करते हैं। अग्रवाल साहब, वो आपने मेरी बात को मिस इंटरप्रेट कर लिया। मेरा कोई ये, सब सारी दुनिया जानती है कि मैंने मिस इंटरप्रेट नहीं किया, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, मैं आपको मैं ये कह रहा हूँ कि निराशा के भाव हमारे मन में नहीं आने चाहिए। नहीं, लेकिन हम हकीकत बता रहे हैं, हम हकीकत बता रहे हैं, हम सिर्फ, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। एक मिनट गोविंद, एक मिनट, मैं एक अग्रवाल साहब को कहना चाह रहा हूँ कि हम उस, जो आप समझ बैठे कि हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि भजन कीर्तन नहीं, हम हकीकत बता रहे हैं कि ये रियलिटी है और यही हमारा काम है, दिखाना मिरर। बिल्कुल। लेकिन अगर हमने ये कहा है कि इस मामले में जनता दोषी है, तो इसका मतलब हम जनता में निराशा पैदा करने के लिए नहीं ये कह तो हकीकत है, ये रियलिटी है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जनता जागरूक हो, जनता ये समझे कि वाकई में वो कहाँ गलत है और कहाँ उसको इस तरह के वादों, लुभावने वादों में फंसना चाहिए या नहीं फंसना चाहिए, हकीकत से रूबरू होना चाहिए। हमारा मकसद ये है। और कुल मिलाकर जो बात यहाँ पर आई, सारे लोगों ने जिस वक्ताओं ने जिस बात को सामने रखा, वो बात यह है कि उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। इस लोकतंत्र में तमाम हर राज्य के विकास के बारे में गंभीरता से सोचा जाना चाहिए और बेहतर हो कि एक कॉम्पैक्ट मॉडल को साथ रख के अगर बात की जाए, अगर राजनीतिक दल इस लायक हो सके, अगर राजनीतिक दल इतनी तैयारी के साथ चुनाव में आए कि एक परिपूर्ण योजना के साथ लोगों से बात करें, लोगों से वादे करें, तो निश्चित तौर पर वो लोकतंत्र के लिए भी हितकारी होगा और उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों के लिए भी हितकारी होगा। इसी बात के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद। हम अपने दर्शकों का आह्वान करते हैं कि हमारे दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करें, धन्यवाद गोविंद जी, धन्यवाद, सब्सक्राइब करें और अपनी जो राय है, अपनी जो विचार हैं, उससे, अपनी टिप्पणियों से हमको अवगत कराएं, ताकि द फ्री प्रेस के जरिए हम एक निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास सफल हो। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।